बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से केमिस्ट्री की बुक यूनिट 5 के असेसमेंट्स करेंगे। यूनिट का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के नोट्स शेयर करते रही हूँ, ठीक है। लेकिन आज से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो है नोट्स से हर पॉइंट जो हर चीज़ जो फुली अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती। थ्योरी तो चले, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो तो चले फिर भी आप रीड करके समझ सकते हैं, ठीक है। वो आप जस्ट रीडिंग करेंगे और आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन जो फॉर्मेशन है, जो बॉन्डिंग है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो मेरे ख्याल से जो है जब तक उसको समझाया ना जाए तो तब तक वो अच्छे से समझ नहीं आ सकते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज से आप लोगों को जो है केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर करूंगी। और आज तो मैं यूनिट 5 की असेसमेंट्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे इसमें जो मैं प्रीवियस आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर चुकी हूँ यूनिट 1 से लेकर 5 तक, इंशाल्लाह पहले उनको मैं नोट्स की फॉर्म में जो है आप लोगों से डिलीवर करूंगी सारे जो लेक्चर्स हैं। फिर इंशाल्लाह जो यूनिट 6 है हम ऑनवर्ड स्टार्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सजेशन भी लेना चाहूँगी कि मुझे जो स्टूडेंट्स मेरे मुझे फॉलो करें मेरे केमिस्ट्री के नोट्स को, वो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आप लोगों को नोट्स मतलब आप लोगों के नोट्स इनफ थे, वो आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही थी या वाकई मुझे लेक्चर्स डिलीवर करने चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स मुझे ये जो भी आप लोगों की सजेशन होगी ना, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ना हर बच्चे ने देनी है, ठीक है। ताकि फिर जितने वोट्स जो है वो लेक्चर्स की तरफ होंगे, फिर इंशाल्लाह फिर मैं लेक्चर्स डिलीवर करूंगी। अगर ज़्यादा वोट्स जो है वो नोट्स की तरफ आएंगे कि जिस तरह से मैं पहले नोट्स शेयर करूँ उसी तरह से नोट्स शेयर करती रहूँ, फिर ये कि मैं नोट्स ही शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने तो आप लोगों के अकॉर्डिंग चलना है, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मैंने देखना है। तो इसलिए जो है आप लोग अगर चाहते हैं कि बाकी मैं लेक्चर शेयर करूं केमिस्ट्री के भी या बाकी किसी सब्जेक्ट के भी, जैसे कि बायो हो गई, फिजिक्स होगी, फिजिक्स के तो ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों से लेक्चर्स की फॉर्म में डिलीवर करती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गई, तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स डिलीवर करूँ जैसे मैं कंप्यूटर से कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं उसके लेक्चर्स डिलीवर करूंगी। नहीं तो फिर जो है जिस तरह से मैं चल रही हूँ नोट्स के साथ, मैं नोट्स ही शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे जो कमेंट्स में बताना है, तो जितने वोट्स लेक्चर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह फिर मैं लेक्चर्स करूंगी, और जितने वोट्स हैं वो नोट्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह फिर मैं उसी तरह से नोट्स को कंटिन्यू रखूंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा यूनिट 5 के ऊपर है। यूनिट के नेम है केमिकल बॉन्डिंग, और इसकी आज हम असेसमेंट्स करेंगे। और इसकी जो असेसमेंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में भी। तो यह इसमें से जो है एक या दो क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं पेपर में, तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फुल वीडियो देखनी है, लास्ट तक इन क्वेश्चन को देखना और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और आपकी फुली जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो आपकी मेरे लेक्चर्स की तरफ होनी चाहिए। असेसमेंट नंबर 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने फॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है केटाइंस की, ठीक है। अब ये आपके पास जो है मेटल एटम्स जो है वो गिवन है, इनकी आपने फॉर्मेशन बतानी है केटाइंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। पहले तो ये किसने बोला नीचे मेटल एटम्स गिवन है, ठीक है। तो मेटल जो एटम्स होते हैं हमेशा वही जो है वो केटाइंस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन जो वो केटाइंस की फॉर्म में होती है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो हमेशा फॉर्मेशन जो है वो उनकी केटाइंस में होती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हमेशा एनाइंस में होती है, ठीक है, एनाइंस। अब केटाइंस क्या होता है, इसको हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब आप क्वेश्चन हम डीपली देखेंगे तो फिर आपको केटाइंस की समझ आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन से आप ये समझ लेंगे, एक तो ये कि मेटल एटम्स गिवन है और मेटल एटम्स जो हमेशा केटाइंस की फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे आपने इनकी फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। ये पार्ट है इसका लिथियम, एल आई क्या होता है, स्टैंड्स फॉर लिथियम, ये एक एटम है। इसका एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक फॉर एग्जांपल अगर इसका एटॉमिक नंबर ना गिवन होता क्वेश्चन में, तो हमें कैसे पता चलता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। वो हमें इस तरह से पता चलता है कि लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और इसके जो है इसके एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये थर्ड पीरियड होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें जो है लास्ट जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, चूंकि गिवन है तो हमें इतना इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से आप लिख लेंगे एटॉमिक नंबर जो है इसका लिथियम का 3 है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, 1s2 2s1। अब हमें कैसे पता चला कि इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो 1s2 2s1 है। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 3 है,
तो इसे एटॉमिक नंबर 3 को हमने इस तरह से शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जो शेल्स होते हैं उनके अंदर हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फर्स्ट शेल के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये 1s2 ये फर्स्ट शेल है। अब हमें कैसे पता है ये फर्स्ट शेल है, क्योंकि इसके साथ 1 है। हमेशा फर्स्ट शेल जो है वो उसके स्टार्ट में 1 लिखा होता है, 1 और फिर s2 जो है इसका ऑर्बिट है। फर्स्ट शेल में जो एक ऑर्बिट होता है जिसका नेम s होता है। तो 1s2 2 के हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1 जो है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट शेल है। s जो शेल का ऑर्बिट है, ठीक है, जिसका नेम s है, s ऑर्बिट। और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। चूंकि इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो जो सेकंड बनेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, जो सेकंड शेल होगा उसमें हम क्या लिख देंगे, 2s1। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो सेकंड शेल में चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे s के ऊपर 1 लिख दिया। अब ये जो है ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, ठीक है। ये कैसे पता फर्स्ट शेल है, क्योंकि इसके साथ हमने 1 लिखा हुआ है और इसके साथ हमने 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये सेकंड शेल है और ये फर्स्ट शेल है। अब चूंकि इसमें सिर्फ 2 शेल हैं, ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर 3 था और ये 2 + 1 मिलके 3 बन गए, मीन्स कि कंप्लीट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब ये जो इसका ये शेल है, सेकंड शेल जो ये इसका लास्ट शेल है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, या फिर वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। इसको दोनों नाम से आप इसको बोल सकते हैं। एक तो आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं, इसको वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ये इसका लास्ट शेल है। अब इसकी कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे इस केटाइन की, कि कैसे हमें पता चलेगा इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। हम लिखेंगे लिथियम, Li क्या है, लिथियम। लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A ऑन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिथियम है वो फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फर्स्ट इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब है इसके पास जो इसका जो लास्ट शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका वैलेंस शेल क्या है, 2s1। एक तो इसके ग्रुप से भी पता चल जाता है कि इसके पास कितने शेल है, ठीक है। अगर फर्स्ट एक ग्रुप है तो इसके पास लास्ट में कितने शेल होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो इसका लास्ट, ये जो इसका वैलेंस शेल है, ये वाला शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। To achieve a stable electronic configuration, lithium will lose the single valence electron. अब क्या करेगा लिथियम, चूंकि ये केटाइन है, ठीक है, ये फॉर्मेशन जो बनाएगा केटाइन की फॉर्म में बनाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अब इसको जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए, चूंकि हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये किसी जिसको जरूरत है उस एटम को ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो उससे करीब तरीन जो एटम होगा जिसको ये जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन, ये उसको दे देगा, ठीक है, मीन्स कि लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी फॉर्मेशन बना रहा है, ये केटाइन फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन से। और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लूज करने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, ठीक है। सपोज करें अगर ये यहाँ पे जो है एनाइन होता है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज ना कर रहा होता बल्कि क्या कर रहा होता, गेन कर रहा होता, हासिल कर रहा होता, एक्सेप्ट कर रहा होता, ठीक है, डोनेट ना कर रहा होता, एक्सेप्ट कर रहा होता, तो फिर क्या होता है, इस पे चार्ज क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक बात 2 पॉइंट्स हैं जो समझने के। एक तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि वो उसको लूज करेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। सेकंड बात कि जब ये लूज करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होगी इसकी फॉर्मेशन। अब अगर इसको हम जो है ये डिस्क्राइब किया मैंने इसको यहाँ पे, अब इसको अगर मैं फॉर्मेशन इसकी बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, ये नीचे सी फॉर्मेशन है, ठीक है, ये ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने डिस्क्राइब किया। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, आपने पहले लिखना है लिथियम, ठीक है, लिथियम आपने एटम का नेम लिखा, फिर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s1, आपने लिख दिया 1s2 2s1। अब क्या होगा कि चूंकि ये एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है,
ठीक है, ये इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 8 होने चाहिए, इसके पास 1 जब एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, जो अपने करीब तरीन जिस एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, ये उसको दे देगा, ठीक है, मीन्स ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, जब ये लूज करेगा इस पे इलेक्ट्रॉन पे, इसने कितना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे एरो के ऊपर, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो वो लूज कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इसने दिया है तो इस पे चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की दे रहा है, तो इस पे 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1 का चार्ज आ जाएगा। और इसने जब एक दे दिया तो पीछे इसके पास अब कितने रह गए, सिर्फ फर्स्ट शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन थे 1s2 जस्ट वो रह गए, ठीक है, ये इसने किसी को दे दिया है, तो ये खत्म हो जाएगा, जस्ट 1s2 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे लिथियम में +1 चार्ज आ गया, मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, और अब इसके पास कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मीन्स कि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जस्ट वो इसके पास फर्स्ट शेल रह गया, तो 1s2 हमने लिख दिया। तो ये जो है लिथियम की फॉर्मेशन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल को एल्यूमिनियम कहते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। अब ये जो है 13 है, इसको देख के पता चल रहा है कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 13th ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 13 है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, अब चूंकि 13 है तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट शेल क्या होगा 1s2 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेकंड शेल में हम कैसे इसके कन्फिग्रेशन करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लिखेंगे 2s2, 2 जो वो सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s2, s जो है सेकंड शेल का पहला ऑर्बिट है, और ये जो p है इसका ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, s फर्स्ट ऑर्बिट है और p सेकंड ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के नेम है, s और p उसके नेम है। तो सेकंड शेल के अंदर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें क्या है 2s2 और सेकंड में 2p 6। आप देखिए सेकंड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 6 + 2 मिलके 8 बन गया, तो ये सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया। अब चूंकि इसकी एटॉमिक नंबर 13 है, तो अभी तो 6, 7, 8 और 9, 10 हुए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद रहते हैं, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड शेल की तरफ आ जाएंगे। थर्ड शेल की तरफ आएंगे तो हम लिखेंगे 3s2, s में हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं s ऑर्बिट में। अच्छा, जो पीछे अब 1 रह गया, क्योंकि 3 थे टोटल, 10 यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीछे 3 रह गए थे, तो 2 जो s के ऊपर आ गए, अब पीछे 1 रह गया, तो 1 जो वो p के ऊपर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 3p1। ये फर्स्ट शेल, ये 2s2 2p6 की सेकंड शेल, और 3s2 3p1 ये थर्ड शेल है, ठीक है, ये थर्ड शेल के अंदर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसकी फॉर्मेशन, अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हम लिखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो बिलोंग्स करता है ग्रुप 13 से, पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और इसके पास जो वैलेंस शेल है, जो इसका लास्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें कैसे पता है इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये वाला थर्ड शेल जो लास्ट शेल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 and 1, 2 + 1 टोटल 3 हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये 3 जो है, चूंकि हमें तो 8 चाहिए होते हैं, तो इसके पास 3 इसके पास एक्स्ट्रा हैं। अब ये क्या करेगा कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये लूज कर देगा, ये किसी को दे देगा, ठीक है, जिसको जरूरत होगी उसको ये डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पे चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इस पे +3 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये केटाइंस फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। अगर इसकी हम फॉर्मेशन लिखें इस तरह से, तो हम कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम, उसके हम जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम वो लिखेंगे, ठीक है, कंप्लीट जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो हो गई। फिर अब इसमें 3 जो है वो एक्स्ट्रा थे, ये लास्ट शेल के अंदर जो थर्ड शेल है, इसमें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ठीक है, एरो शो कर रहा है कि ये इसको दे रहा है, ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो इस पे 3+ का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इसमें अब 3 इसने डोनेट कर दिया, तो पीछे टोटल कितने रह जाएंगे, जस्ट ये फर्स्ट 2 शेल रह जाएंगे, 1s2 2s2 और 2p6 रह जाएगा, ये जो 2 हैं ये इसने डोनेट कर दिए। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Second question, represent the formation of cations for the following metal atom using electron dot structure. अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना होता है। ये जो केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई,
बाकी जितने भी बायो हो गई, इनमें क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा होता है और वो आंसर कुछ और दे देते हैं, तो वहां पे मसला बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को बच्चे क्योंकि आंसर ही याद करते हैं, क्वेश्चन को उस तरह से अच्छे से समझते नहीं है, क्वेश्चन को नहीं याद करते, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन को भी याद करना, उसको समझना है, ताकि आप लोग उसका जो आंसर है वो उसी तरह का एग्जैक्ट आंसर दे सकें। ऐसा ना हो कि आप आंसर कुछ और दे दें और क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है। तो ये चीजें बहुत होती है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना एक ही चीजें ना बहुत ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन जो खासकर वो मैच कर रहे होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले समझना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो आपके पास मेटल एटम्स गिवन है, अब चूंकि हमें पता है केटाइंस है तो जाहिर सी बात है मेटल एटम्स होंगे, क्योंकि मेटल एटम्स जो है वो केटाइंस की फॉर्म में होते हैं, मीन्स की जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि इनकी आप लोगों ने फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फॉर्मेशन जो है इसकी, और क्या करके यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यूज करते हो आपने इसकी फॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो आपके सामने नीचे नजर आ रहा है आपको, ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये उसकी उन्होंने जो है वो फॉर्मेशन बताई हुई है केटाइंस की, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर जस्ट पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन बताएं केटाइंस की, तो जस्ट आपने यहाँ तक आंसर देना था, फिर आपने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आपने नहीं बनाना। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट आपसे बोला हुआ है कि फॉर्मेशन आपने केटाइन की डिस्क्राइब करनी है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डिमांड है क्वेश्चन की कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है, तो हम इसलिए यहाँ पे ये भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जो आपका फर्स्ट जो आपका एटम है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो क्या है, के किसे कहते हैं, पोटेशियम को कहते हैं। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 19 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो नंबर होते हैं ना एटॉमिक नंबर 19, या हमें कैसे पता चले पोटेशियम किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेकंड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से उनके नेम है, थर्ड में कितने हैं, फिर फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट है, थर्ड में, मीन्स कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो वो याद करना होगा। ठीक है, तो फिर ही आप जो है समझ सकते हैं कि अगर पोटेशियम में एटॉमिक नंबर का 19 होगा, कैसे पता चल जाएगा। अगर आपको पता हो कि पोटेशियम किस ग्रुप और किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, तो आप इजीली उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो पोटेशियम के उसका एटॉमिक नंबर 19 है। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है एटॉमिक नंबर, तो इसलिए इसके एटॉमिक नंबर 19 जानने के लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनको याद करें। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स को याद करें, और उनका जो है उनको उनका ग्रुप और उनका जो पीरियड्स है वो आपको पता हो। अच्छा, इसके एटॉमिक नंबर क्या, पोटेशियम का 19 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में जो है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1s2 जो इसका फर्स्ट शेल है, हमने 1s2 लिख दिया फर्स्ट शेल। सेकंड शेल जो है वो 2s2 2p6 है, टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2s2 2p6 हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें हमने लिख दिया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट जो 2p है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल है चूंकि इसके साथ 2s और 2p है, तो 2 जो वो सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड शेल हो गया। अब चूंकि टोटल 19 इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी भी हमारे पास पीछे रहते हैं, अभी हमने जो 8 और 9 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब पीछे फिर भी 9 रहते हैं, तो 9 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम थर्ड शेल की तरफ मूव कर जाएंगे। थर्ड शेल पे आगे जो कि 3s थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s2 थर्ड शेल में, ये s ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट और ये p जो है उसका सेकंड ऑर्बिट है, तो 3s2 3p6 आ गया। अब इसमें जो है थर्ड शेल में इसमें जो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अभी भी जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो हम फोर्थ शेल में चले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ शेल में चले जाएंगे जो कि क्या है 4s1। अब इसमें जो है पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो वो फोर्थ शेल में चला जाएगा, 4s1 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वो कंप्लीट हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बहुत ही ईजी होती है, बस इसका ना आपको लॉजिक समझ आ जाए एक दफा, आपको पता हो कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से फोर्थ शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि फर्स्ट शेल में जो जस्ट एक ऑर्बिट होता है
सेकंड शेल में 2 ऑर्बिट्स होते हैं, एक s होता है, दूसरा p होता है। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो p है उसमें हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 6 और 2 मिलकर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। थर्ड ऑर्बिट जो उसमें जो है ये 3s और 3p के नाम से होता है, और इसमें जो है फर्स्ट शेल में जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें थर्ड शेल के जो फर्स्ट ऑर्बिट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो सेकंड जो p ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी। फॉर्मेशन है इसकी, हमने उसी तरह से लिखा कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट यहाँ पे लिख दी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। फिर हमने ये एरो डाला, एरो शो कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके देखें शेल में लास्ट शेल है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 4s1 जो इसका लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं। क्योंकि 2 6 और 2 8 हो गए, 6 और 2 8, ये भी कंप्लीट हो रहा है ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो ये 1 जो ये एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। ये डोनेट कर देगा किसी वाले जिस एटम को जरूरत है उसको दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एरो शो कर रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज, तो अब इसके ऊपर 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और पीछे अब जो इसके पास, चूंकि इसने 1 जो है वो लूज कर दिया, तो अब इसके पास कितने रह जाएंगे, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो इसने ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी। अब अगर इसकी डॉट स्ट्रक्चर्स को देखें तो कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने के जो है आपका जो आपका एटम है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमने लिख दिया के। अच्छा, अब क्या है, इसका जो फर्स्ट शेल है, ये इसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने लिख दिया ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 एंड सेकंड डॉट के मींस के 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर सेकंड शेल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ये 2s2 2p6 की सेकंड शेल है, इसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे पेयर बन जाएंगे, और 2 का पेयर ये और 2 का पेयर ये, टोटल ये कितने हो गए, 4 पेयर है। इट मींस कि 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3s2 3p6, टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हम इधर जो है थर्ड शेल बनाएंगे, थर्ड शेल के अंदर भी हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 पेयर के साथ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 और ये 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो लास्ट शेल है, ठीक है, इसका जो लास्ट इसमें क्या है 1, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अब इसके पास ये लास्ट शेल में ये भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और हमें तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हमें यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स, हमें जो है ये 1 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो लास्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, इसको लूज कर देगा, ठीक है। तो एरो रिप्रेजेंट करिए कि इलेक्ट्रॉन जो लूज होने के बाद क्या हो गया है। अब चूंकि इसने लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने डोनेट कर दिया है, ठीक है, इसने किसी को दे दिया है। तो ये हम ये जो लास्ट शेल है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अब 3 शेल रह जाएंगे ये वाले। तो इसलिए क्या हो गया, ये शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इसमें भी 8 और थर्ड शेल में भी 8, ये 3 शेल रह गए। लास्ट जो 4 शेल था जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ये इसने इसको रिमूव कर दिया, मीन्स के लूज कर दिया, किसी को दे दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर रही है, जो मैंने ब्रैकेट के साथ ऊपर +1 लिखा है कि अब यहाँ पे जो इसके ऊपर जो है क्या चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आ गया। ये +1 रिप्रेजेंट करे कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा होता तो यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है, 2e, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट जो है बी पार्ट में क्या है, कैल्शियम, सी किसे कहते हैं, कैल्शियम को कहते हैं। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1s2, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s2 2p6 की सेकंड शेल है। थर्ड शेल के अंदर फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3s2 3p6 हो गया, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो थर्ड शेल के अंदर हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 18 हमारे पास पूरे ही नहीं हो सकते, तो क्या करेगा ये, पहले 6 और 2 8 कंप्लीट कर लेगा। पीछे जो अब इसके पास 2 एक्स्ट्रा रह गए हैं, क्योंकि ये भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, 16 हो गए, और ये 2 जो है वो 16 और 2 कितने हो गए, सॉरी, ये 6 और 2 8 हो गया, और ये 6 और 2 8 हो गए, 8 8 16, और ये 2 जो हो गया 18 हो गई। अब 2 एक्स्ट्रा इसके पास रह गए, ये 4 शेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो 4s2 आ गया।
अब ये जो 4 शेल है ये लास्ट शेल है, ठीक है, बैलेंस शेल है। इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये किसी को दे देगा। तो अब इसके हम लोग जो लिखेंगे फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, कैल्शियम, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, हमने एरो डाला, एरो के ऊपर हमने क्या बोला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है, ठीक है, तो लूज कर रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो हमने 2 लिख दिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिया। फिर कैल्शियम के ऊपर चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ गया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं तो पीछे इसके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रह गए, टोटल कितने रह गए, 18 रह गए, तो 18 के जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ तक है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो किस तरह से होगा, कैल्शियम हमने लिखा, इसका जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, थर्ड शेल के अंदर फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा रह गए थे ये 4 शेल के अंदर चले गए, ठीक है, 4 शेल के अंदर चले गए, 2 एक्स्ट्रा है ये लूज कर देगा, तो ये जो 4 वाला शेल है ये रिमूव हो जाएगा, जस्ट 3 शेल रह जाएंगे। और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है लूज कर रहा है तो इसलिए इसमें +2 का चार्ज आ जाएगा, और 2e जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया 5.2। 5.2 में क्या है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। अब देखिए पीछे हम लोग केटाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और हम कहते हैं कि मेटल एटम गिवन है कि आपने केटाइन फॉर्मेशन बतानी है। अब यहाँ कह रहे हैं कि नॉन मेटल एटम्स आपके पास गिवन है, चूंकि हमें पता है कि एनाइंस हमेशा नॉन मेटल एटम्स की ही फॉर्मेशन जो एनाइंस की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल एटम्स हैं, तो इनकी जो आपने फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बतानी है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या, फर्स्ट पार्ट सल्फर। सल्फर आपके पास एक एलिमेंट गिवन है जो कि नॉन मेटल एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या है 16, क्वेश्चन में हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 16, इसके एटॉमिक नंबर है, इसकी आपने फॉर्मेशन बतानी है, इसको पहले डिस्क्राइब करना और फिर आपने इसकी फॉर्मेशन को बताना है, ठीक है। तो हम पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे कैसे हो जाएगी, चूंकि इसके एटॉमिक नंबर 16 है तो इसके हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल के अंदर। फर्स्ट शेल में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1s2, ये फर्स्ट शेल हो गया। सेकंड शेल जो वो 2s2 2p6, सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट s इसके अंदर 2 आ जाएंगे, p ऑर्बिट के अंदर 6 आ जाएंगे, ये सेकंड शेल हो गया। फिर पीछे कितने रह गए, चूंकि ये 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गया, अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मजीद रहते हैं, तो 6 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड शेल की तरफ चले जाएंगे। थर्ड शेल में हम 3s2 s को 2 दे देंगे और 3p, जब हमने s को 2 दे दिया तो पीछे कितने रह गए, क्योंकि टोटल 6 रह गए थे तो 2s को दे दिया तो पीछे 4 रह गए, तो 4 किसको चला जाएगा, p को 4 चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 17 होता, s को 2 दे देते तो पीछे 5 रह जाते तो 5p को चले जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 रह गए इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 4 जो है वो p को दे देंगे, p ऑर्बिट को, तो 3p 4 बन जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल है, ये 2s2 2p6, और ये 3s2 3p4 जो ये इसका थर्ड शेल है। अब इसकी हम कैसे फॉर्मेशन बनाएंगे, चूंकि हमने इसकी एनाइन फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। अब एनाइन क्या होता है, एनाइन का मतलब होता है कि जब कोई एटम अपना जो एलिमेंट होता है उसको जरूरत होती है अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें जो वैलेंस शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो किसी से ले रहा होता है, मीन्स एक्सेप्ट कर रहा होता है या उससे जो है वो गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो जो फॉर्मेशन बना रहा है वो एनाइन फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके पास जो वो लास्ट जो इसका वैलेंस शेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना भी बनाए तो आपको फिर भी पता चल जाएगा इसके पास जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि 16 इसके एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 8 और 2 10 हो गए, पीछे जो है 16 है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, तो 6 पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा जो 6 है वो उसके वैलेंस शेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर को देखते हुए वैलेंस शेल में आप बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना भी बनाएं, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर को देखते हुए भी जस्ट आप जो है वो बता सकते हैं कि इसके जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट शेल में फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, तो 8 और 2 जो है वो 10 हो गए, पीछे 6 रह गए, तो 6 जो है वो उसके वैलेंस शेल में चले जाएंगे।
तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके जो वैलेंस शेल है जो कि क्या है 3s2 3p4, ये लास्ट वाला शेल है, थर्ड शेल, ये जो इसका वैलेंस शेल है, इसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में रह गए। अब ये क्या करेगा, चूंकि 6 है और उसको तो 8 बनानी है, ठीक है, 8 कंप्लीट करनी है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए अपनी कन्फिग्रेशन जो है वो, अपना जो शेल है उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, किसी से गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस पे एनाइन जो है, ये एनाइन फॉर्मेशन है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है इस प्रोसेस की वजह से ये सल्फाइड आयन जो है वो एनाइन बन जाएगा, और ये जो इस पे चार्ज है वो क्या आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। चूंकि ये किसी से ले रहा है तो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अगर ये किसी को दे रहा होता, ठीक है, तो प्लस चार्ज आता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब लूज किया जाता है, किसी को डोनेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो प्लस चार्ज आता है, और जब किसी से लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ये गेन किया जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस एटम के ऊपर। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए, तो इस वजह से इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो इसलिए -2 चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम कैसे इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे, हम लिखेंगे S जो कि एटम है, हमने वो लिख दिया। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक हो गया। फिर प्लस, अब चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है, तो अब ये एरो के ऊपर नहीं हमने लिखने, बल्कि क्या करना है, हमने इसके साथ लिखना है, प्लस का साइन डाल के हमने इसके साथ लिखना है। इससे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अपने साथ ले रहा है, ठीक है, मीन्स कि अपने साथ जो है अपने शेल के अंदर ऐड कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अब इस पे क्या हो जाएगा, एक तो ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है, अब आपने एरो के ऊपर नहीं लिखना है, जस्ट आपने प्लस का साइन डाल के इसके साथ लिखना है। फिर आपने एरो का साइन डालना है, और फिर आपने क्या करना है कि एस, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसलिए 2 लिख देंगे, साथ नेगेटिव माइनस लिख देंगे, मीन्स की नेगेटिव चार्ज है, चूंकि ये ले रहा है, ये जो गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो अब ये इसमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ये 4 था, तो अब ये जो 3p जो है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा तो ये कंप्लीट ऑर्बिट में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करेगा, 4 जो है वो 6 बन जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6, चूंकि ये इसमें 2 और 4 6 थे और हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो ये 3s2 तो 3s2 ही रहेगा, और 3p जो है वो 6 बन जाएगा, तो 3p 6 बन गया। और ये ऑक्टेट है, ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है कि जब आपका कोई शेल कंप्लीट हो जाता है, मीन्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो ऑक्टेट होता है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट शेल है। तो यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट जो फॉर्मेशन है वो एनाइन की, जो कि सल्फर था, उसकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसी तरह से 1s2 फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल 2s2 2p6, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 + 6 8 हो गए। फिर पीछे जो चूंकि 8 और 2 10 हो गए, अभी 7 रहते हैं, तो 7 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम थर्ड शेल की तरफ मूव कर जाएंगे। थर्ड शेल में 3s 2s को मिल गए, और पीछे जो है 5 रह गए, तो वो p को मिल गए, तो 3p 5 हो गया। अब इसकी कैसे फॉर्मेशन लिखेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि क्लोरीन जो बिलोंग करता है ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, और इसके जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका वैलेंस शेल है, इसमें 2 + 5 7, तो टोटल इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके पास 7 है और इसको तो 8 चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा, ठीक है। अपने साथ वाला जो एटम है, जो जिसको जरूरत नहीं है, जो दे रहा है, ठीक है, जो किटाइन कर रहा है, वो मेटल जो एलिमेंट है, मेटल एटम, उससे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, चूंकि ये गेन कर रहा है और ये एनाइन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और इसको जो है वो चूंकि गेन करे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, क्लोरीन लिखा हमने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दी प्लस, चूंकि अब ये ले रहा है तो प्लस डाल के हम, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। एरो, एरो के बाद हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन, चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसलिए इसमें 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस p के ऊपर, क्योंकि p के पास 6 होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 5 है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे तो ये p5 जो है वो क्या बन जाएगा, p6 बन जाएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे, ठीक है।
तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, क्योंकि 6 और 2 8 हो गए तो ये ऑक्टेट बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। represent the formation of anion by the following non-metal using electron dot structure। अभी क्वेश्चन जो है ये जो हमने असेसमेंट 5.1 का क्वेश्चन 2 किया था, सेम वही चीज है। जैसे यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं और एटम्स हैं और इनकी आपने एनाइन फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। मीन्स के जो है ये किसी को दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आपने इनकी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, एटम से नाइट्रोजन इसका नेम है, एन रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे कि इसमें हम लिख देंगे क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पीछे कितने रह गए 5 रह गए, तो 5 जो है वो सेकंड शेल के पास चले जाएंगे। सेकंड शेल में जो फर्स्ट ऑर्बिट है 2s2 2 इसको मिल गए, फिर पीछे 3 रह गए, तो ये थर्ड जो सेकंड ऑर्बिट है सेकंड शेल का p इसको मिल जाएंगे 3। तो ये कितने बन गए 3 और 2 5 बन गए, 5 और 2 टोटल 7 बन गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के अंदर। अब इसको जो हम लिखेंगे फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे लिखी, प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी से यहाँ पे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि अब इसको जो है यहाँ पे देखें कि ये 2 है और ये 3 2 कितने हो गए 5 हो गए 5, ठीक है। और हमें तो सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, अपने किसी भी साथ वाले एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। एरो फिर हमने नाइट्रोजन लिख दिया एन, और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है इस वजह से इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे तो 3 माइनस चार्ज आ गया। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ये 3 कहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे, इस p वाले ऑर्बिट को मिल जाएंगे। तो ये 3 थे तो ये 6 बन जाएंगे, तो हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p 6 बन गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट हमने लिखे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल में कितने हैं 2 एंड 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ पे आ गए 2 यहाँ पे आ गए, टोटल 4 बन गए, पीछे एक रह गया तो ये एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे आप 2 इधर भी, ये जो 2 डॉट्स है आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते थे, ठीक है। मतलब 2 डॉट यहाँ पे डाल देते या इधर डाल देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ आमने सामने डाले में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर बन गया 2 और 2 4 हो गए, और ये एक पेयर यहाँ बन गया सिंगल पेयर नॉन पेयर जिसे कहते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 5। ये लास्ट शेल में कितने थे 3 और 2 5 थे, तो ये 5 हो गए। अब चूंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहा है तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स एरो का साइन, और यहाँ पे जो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये 3 ले रहा था क्योंकि इसको 3 की जरूरत थी अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, 8 बनाने के लिए, तो अब ये जो 3 ले रहा है यहाँ पे जाके इनके साथ मिल जाएंगे, एक इसको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अकेला था, एक लॉन पेयर था, एक इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और पीछे जो 2 रह जाएंगे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है, शेल के अंदर आ जाएंगे, इधर नीचे ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये जब सेकंड शेल था ये कंप्लीट हो गया है, स्टेबल हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 2 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे तो इसलिए -3 का चार्ज आ जाएगा, और ये ले रहा है इसलिए माइनस चार्ज आएगा, और 3 ले रहा है इसलिए 3 लिख देंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट है पी जो फास्फोरस को कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 15 है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी 15 है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल के अंदर 1s2, सेकंड शेल के अंदर 2s2 2 पे 6 8 हो गए, थर्ड शेल में क्योंकि अभी 8 और 2 10 हो गए, और ये 15 थे, पीछे 5 रह गए, तो 5 जो वो थर्ड शेल को मिल जाएंगे, थर्ड शेल में s को 2 मिल जाएंगे 3s2, पीछे फिर 3 रह गए, ये p को मिल जाएंगे 3p 3p को मिल गया, ठीक है। तो ये टोटल जो है 15 कंप्लीट हो गए। 2 2 4 4 में 6 प्लस करें 10 10 में 2 प्लस करें 12 12 में 3 प्लस करें 15, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसकी फॉर्मेशन हमने p लिखा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी प्लस 3, चूंकि ये अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके पास ये जो है जो थर्ड शेल है, जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, इसमें इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए 8 बनाने, 8 बनाने के लिए भी क्या करेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो क्या होगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे हम लोग एरो,
और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो अब इसके ऊपर जो फास्फोरस इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 3 माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आप इसने 3 लिए तो ये जो P3 था, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या बन जाएगा, P6 बन जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है वो शेल जो है इसकी स्टेबल हो गई, 6 और 2 8 बन गया, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे P फर्स्ट इसका जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में जो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 और 2 8 हो गए। थर्ड शेल जो था उसमें 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने 5 को कैसे लिखा, 2 यहाँ पे पेयर बना दिया, 2 यहाँ पे और ये 1 लॉन पेयर यहाँ आ गया। अब इसके कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब ये 3 ले रहा है तो 2 जो है वो इधर आ जाएंगे और एक इसके साथ मिल जाएगा, तो ये कैसे कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट शेल एक यहाँ पे आ गया और 2 जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गया। तो अब ये जो लास्ट बैलेंस शेल है, थर्ड शेल, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 कंप्लीट हो गए, 2 2 2 एंड 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। अब चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था तो इसलिए इसमें -3 का चार्ज आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका Br, ठीक है। अब इसमें इसके एटॉमिक नंबर के 35 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, अभी हमने इसको 35 चूंकि काफी बड़ा इसके एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी जो है वो उसी तरह से होगी, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1s2, सेकंड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं टोटल, तो 1 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड शेल की तरफ आ जाएंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल जो है वो इसके अंदर इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 3s2 3p6 इसके पास आ गए, 4s2 इधर आ गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए, यहाँ पे देखें तो ये 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। फिर जो वो 3d अच्छा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल जो है 2s2 2p6 8 हो गए, थर्ड शेल में क्या हो जाएगा कि 3s2 3p6 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। अब चूंकि इसके 35 है तो यहाँ पे कितने हो गए, ये टोटल 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। और ये 6 और 2 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। अब ये जो 4s2 यहाँ पे जो इसका 4 शेल है इसमें s को 2 मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर जो d है उसको 10 मिल जाएंगे, तो 10 और 2 पीछे 5 रह गए हैं 35 होने में, ठीक है। 30 हो गया, पीछे 5 रह गए, तो ये 4 p इसको मिल जाएंगे, p को जो है 5 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 हमने वही कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये आपने देखने के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये थर्ड शेल जो 3s2 3p6 एंड 3d10 ये थर्ड शेल है, ठीक है। अब फोर्थ जो शेल है जो कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, अब इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोर्थ और ये वाला 4, ठीक है। ये जो है इसका लास्ट शेल है 4s, ठीक है, 4s एंड 4p, इसमें ये जो है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 एंड 5 जो है वो 5 और 2 7 है, ठीक है। तो 7 है, अब इसके लिए जो है इसके पास इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, जिसकी वजह से ये अपना जो लास्ट जो वैलेंस शेल है इसको स्टेबल कर देगा, उसमें 8 बना देगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसकी जो लास्ट शेल है 4 वाला शेल आउटर मोस्ट शेल जो इसमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें इसलिए हमने 1 लिख देंगे, फिर एरो का साइन डालेंगे, हमने फिर लिखा Br, और चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे तो इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये P जो है 5 था तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी हमने वैसे ही लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसका जब डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 2 पेयर के साथ। जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 35 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे तो 18 इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सब हमने अभी तक के जितने भी एटम्स पढ़े उनमें ये सबसे बड़ा एटम है, ठीक है। इसका जो साइज है ये सबसे बड़ा इसका साइज है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है इसका 35 है, इसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इसका 18 है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो थर्ड शेल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें 18 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। तो थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गया। अब पीछे जो है 4 जो आउटर मोस्ट शेल है जो लास्ट शेल है उसमें कितने हैं, ये 4 वाला शेल है, इसमें 2 और 5 मतलब टोटल 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, और ये एक रह गया, एक हमने यहाँ लिख दिया, ये लोन पेयर है।
अब इसको ये एक है, इसको पेयर करने के लिए मीन्स कि इसको स्टेबल करने के लिए शेल को इसको एक और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, जो ये अपने साथ पेयर बना सके, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एरो का साइन डाला है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, ये जो 1 था इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। टोटल कितने हो गए लास्ट शेल में, 2 2 2 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मीन्स कि ये स्टेबल हो गया। तो चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए इसमें -1 का चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है H हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो जाएगी, हम लिख देंगे 1s1। क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक ही शेल होगा, एक ही शेल में ये आएगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s1 आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी 1s1। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल है इसमें हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो इसको अपना जो शेल है इसको स्टेबल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और ये जो S1 था ये 2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसका जब हम लिखेंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका 1 जो फर्स्ट इसका शेल है जिसको हम फर्स्ट शेल के शेल है इसका, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया एरो डाल के। अब चूंकि एक ले रहा है तो यहाँ पे इसके साथ दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी शेल में कंप्लीट हो गए, ये स्टेबल हो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो केटाइंस है, केटाइंस की जो फॉर्मेशन है उसका डिफरेंस आपने करना है एनाइन फॉर्मेशन के साथ। दोनों का आपने फर्क बताने के दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम केटाइंस को देखते हैं, केटाइन फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन पहले इसकी देखते हैं, इसका एस्पेक्ट क्या है फॉर्मेशन, कि केटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स। कोई भी जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उससे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये केटाइन जो है ये क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रल एटम्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि लूज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये जो इसकी फॉर्मेशन होती है कैसे होती है केटाइन फॉर्मेशन, कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम से जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है। और जबकि एनाइन क्या होता है कि ये जो है वो गेन कर रहा होता है। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि केटाइन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, ठीक है, मीन्स कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी को दे देता है। एनाइन क्या करता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है किसी से जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ले लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, चार्ज। अब जो केटाइन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, चूंकि ये जो है लूज कर रहा होता है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लूज करे किसी को दे रहा है तो इसके ऊपर जो इसके एलिमेंट है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल Na जो है वो एक केटाइन एलिमेंट है, केटाइन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, कि एक मेटल एलिमेंट है, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और एल्यूमिनियम जो है वो भी केटाइन फॉर्मेशन कर रहा है, इसके ऊपर जो है वो चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर रहा है एल्यूमिनियम, तो इसके ऊपर 3 प्लस का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से एनाइन फॉर्मेशन का जो चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से ले रहा है, हासिल कर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखें तो क्लोरीन जो है वो एक एनाइन एलिमेंट है, ठीक है, एनाइन फॉर्मेशन कर रहा है, ये नॉन मेटल एलिमेंट है, इसके ऊपर जो वो माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। इस तरह सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब टाइप देखी जाए तो जो केटाइन होती हैं, केटाइन फॉर्मेशन जो है वो मेटल्स एलिमेंट्स की होती है, ठीक है, जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल एटम्स होते हैं उनकी जो है फॉर्मेशन जो है वो केटाइन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मीन्स कि जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो है अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं। जबकि जो एनाइन है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं वो जो है वो एनाइन फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन साइज का देखा जाए तो जो केटाइन फॉर्मेशन है इसका साइज जो है वो एज कंपेयर एनाइन फॉर्मेशन के वो जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि ये जो है लूज कर रहा होता है ना, ठीक है, जो अपना लास्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी को दे देता है, जिसकी वजह से इसका लास्ट शेल रिमूव हो जाता है और इसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, मीन्स कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम कर रहा होता है, किसी को दे रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी जो जितना भी जो साइज होता है एटम्स का, जो इसके जो शेल मीन्स के जो शेल्स की तादाद होती है, जो साइज होता है इसका
वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। जबकि एनाइन क्या होते हैं, वो क्योंकि ले रहा होता है, गेन कर रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, इसके जो साइज है उसी तरह से ज्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखी जाए तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो इस पे +1 चार्ज आएगा। अब सोडियम कैसे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्योंकि सोडियम जो है वो उसमें टोटल नंबर, इसके एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, ठीक है। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 2 इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में जो है वो 6 और 2 8 आ जाएंगे, तो 8 और 2 10 हो गए। पीछे जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसी को दे देगा, तो इसलिए इसके ऊपर सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन जो है वो एनाइन फॉर्मेशन है, ठीक है, ये गेन कर रहा है। इसके पास जो है वो 17 एटॉमिक नंबर है इसका, चूंकि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल में, 8 जो है वो सेकंड शेल में, 10 हो गए। अब पीछे जो थर्ड शेल जो कि लास्ट शेल है, इसमें इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, किसी से एक ले लेगा, तो इसलिए जो इस पे क्या आ जाएगा, ये जो है इस पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो इस पे Cl-1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल दोनों की मैंने यहाँ पे आपको दी है। तो ये इसका डिफरेंस है, बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, केटाइन और एनाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट 5.3। For each of the following pairs of atom, use electron dot and electron cross structure to write the equation for the formation of ionic compound MgNO। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि नीचे जो पेयर ऑफ एटम्स गिवन है, ये पेयर ऑफ एटम्स है, ठीक है, मींस की फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, दो एटम्स हैं। कह रहे हैं कि आपने इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आपने इसका ड्रॉ करना है, वो बनाना है, ठीक है। और आपने इस इक्वेशन भी लिखनी है कि इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है किस फॉर्म में जो है वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो, इनकी जो बॉन्डिंग है, जो इनकी फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में, जो आपने वो इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। और साथ ही आपने इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन डॉट जो है वो स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है Mg एंड O। Mg कहते हैं मैग्नीशियम को, O कहते हैं हम ऑक्सीजन को। तो इसके लिए पहले आपको मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर पता हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, इसी तरह से ऑक्सीजन के भी एटॉमिक नंबर पता हो, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा स्टूडेंट, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं जो है ना कॉन्फ़िगरेशन अब आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी, आप बस देखिए 12 है तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, पीछे जो वो 2 रह गए तो वो थर्ड शेल में चले जाएंगे, तो 3s2 s को 2 मिल गए, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। ऑक्सीजन जो इसमें 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p4 4 और 2 6 हो गए, 6 2 मिलके 8 बन गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने इन दोनों जो है, ये जो एटम है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों की आपने फॉर्मेशन बनानी है, इन दोनों की आपने बताने की कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन है, एटम जो है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। ये देखिए, इसका ये फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, और ये इसका थर्ड जो ये आउटरमोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लास्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को जो है ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, ठीक है, लूज कर देगा। तो ये लूज करने से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहे हैं तो 2+ चार्ज आ गया। फिर क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो सेकंड एटम है वो क्या है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो उसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 8 है, ठीक है। देखिए 6 है। कैसे 6 है, ये देखिए, इसका फर्स्ट शेल है, इसका सेकंड शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। इसको आउटरमोस्ट शेल भी कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 and 2 6 हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है, ऑक्सीजन एटम के पास जो इसका आउटरमोस्ट शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वो मैग्नीशियम जो 2 लूज कर रहा था उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। चूंकि मैग्नीशियम जो था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे और वो उनको लूज कर रहा था, ऑक्सीजन के बाद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको जरूरत है, ठीक है, अपना जो लास्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, मींस कि उसको 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट का मतलब होता है उस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा। तो क्या होगा, सो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इस मैग्नीशियम से तो इस पे जो चार्ज आ जाए वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये ले रहे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का,
और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो मैग्नीशियम जो है वो जो इसके ऊपर ये केटाइन बन जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा, ठीक है। ये दे रहा है तो इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये ले रहा है तो इस पे 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इसकी डायग्राम देखें तो कैसे देखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, आपने मैग्नीशियम को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है, और ऑक्सीजन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको आपने क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बेसिकली डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये है कि ताकि जब आप यहाँ पे इनको कंबाइन करें, मीन्स कि जब ये एक दूसरे से शेयर करें, ये इसको दे, तो पता चल सके कि ये चूंकि डॉट से रिप्रेजेंट किया था, तो ये डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इससे यहाँ पे इसको क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो क्रॉस है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में कितने आ गए, 6 और 2 8 आ गए, तो हमने 2 2 2 8 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पीछे कितने रह गए थे, 2 रह गए थे, तो 2 जो है वो इसके थर्ड शेल में आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हमने लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस का साइन, चूंकि दोनों आपस में जो है वो इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है तो इससे प्लस का साइन डालेंगे। फिर ऑक्सीजन के हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में कितने हैं, 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो सेकंड शेल है इसमें हमने 2 इधर 2 इधर 2 इधर 6 बन गए। अब क्या करना है, देखें इसको अपना ये ऑक्टेट जो है, ये अपना जो शेल सेकंड शेल है इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको ऑक्टेट बनाने के लिए, मींस कि इसको 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, इस वाली जगह पे। तो ये और ये जो इसके पास 2 है, मैग्नीशियम के पास ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसके लास्ट शेल के अंदर, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या करेगा, ये एरो शो करेगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको यहाँ पे दे रहा है इस शेल के अंदर, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इसको ऑक्सीजन को दे देगा, तो देने के बाद क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मेशन, आप यहाँ पे देखें कि मैग्नीशियम उसी तरह से इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और ये जो उसका थर्ड शेल था 2 वाला ये दे रहे, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा शेल, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने किसी को दे दिया, किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया। चूंकि ये दे रहे तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे तो +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या होगा, इसका जो लास्ट शेल है इसमें चूंकि यहाँ पे 2 इनकम्प्लीट थे, मीन्स कि इसको 8 बनाने थे, तो यहाँ पे 2 इसके पास इसको चाहिए थे, तो इसने मैग्नीशियम में जो 2 लूज किए हैं इसने इसको ऑक्सीजन को दे दिए थे, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ये 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैग्नीशियम के पास से इसको आए, इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन थे जो कि इसने ऑक्सीजन को दिए, ठीक है। तो ये डॉट जो है वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करे कि ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स थे। अब चूंकि इसने लिए इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे तो हम 2 लिख देंगे साथ। और अगर हम इसका जो है वो कंप्लीट अगर हम इसका वो लिखें फार्मूला कैसे बनेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। ये दोनों मिलके अब Mg और O मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए, तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट Al एंड Cl, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, पहले इसके एटॉमिक नंबर बताते हैं। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1s2 2s2 2p6 8 होगी, पीछे जो है वो 3 रह गए तो थर्ड शेल में चले जाएंगे, 3s2 2s को मिलकर एक जो है वो p को मिलकर, तो 3s2 3p1 कंप्लीट कन्फिग्रेशन होगी। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 ये टोटल 8 हो गए, पीछे जो 7 सॉरी ये 10 हो गए, पीछे 7 रह गए, तो ये थर्ड शेल में चले जाएंगे, 3s2 3p 5 p को 5 मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि एल्युमिनियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एल्युमिनियम एटम के अंदर जो आउटरमोस्ट शेल है, जो इसका ये लास्ट शेल है थर्ड शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेगा ये, टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट लूजेस दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द आयन। अब इसके पास ये 2 and 1 जो 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देगा, किसको, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो वो दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंस द क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell it needs 1 electrons to, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने लिखना है, मैं यहाँ पे भी आपको एडिट करके दे देती हूँ। अच्छा तो ये मैंने यहाँ पे ना मिसिंग थे मेरे, ये एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज था। अच्छा अब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद एक्स्ट्रा है, ये दे देगा, ये किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब दे रहे तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन क्या कर रहा है, सिंस अ क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब जो क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थर्ड शेल जो इसका आउटरमोस्ट शेल है इसमें 5 and 2 7
इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, इसको अपना जो है स्टेबल करने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, उसको ऑक्टेट बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो है एक इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा। तो इसके ऊपर चूंकि ये ले रहा है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो माइनस का आ जाएगा और -1 चार्ज आ गया। अब इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, वो कैसे बनेगी, दस द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इन्वॉल्व्स 1 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 क्लोराइड आयंस। अब स्टूडेंट इसको आपने समझना है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा 3 थे, ठीक है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा थे एल्यूमिनियम के पास, ये 3 देगा, जबकि जो क्लोरीन है उसको तो 1 चाहिए। तो वो ये जो 3 देगा तो क्लोरीन को तो 1 चाहिए, तो वो 1 ले लेगा, बाकी 2 तो बच जाएंगे। जो 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो क्या होगा, क्लोरीन के ये 3, अब ये 3 क्लोरीन बना के उन 3 क्लोरीन को एक एक दे देगा, ठीक है। आप ये मीन्स कि एल्यूमिनियम का एक ही एटम होगा, ठीक है, और क्लोरीन के 3 एटम्स होंगे। क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, तो 3 एटम्स होंगे क्लोरीन के, तो एक क्लोरीन एक एटम ले लेगा, दूसरा क्लोरीन इसका दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जो थर्ड क्लोरीन है वो उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो जाया नहीं जाएंगे, बल्कि 3 क्लोरीन एटम्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि क्लोरीन को तो 1 चाहिए था इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन 1 ले लेगा, दूसरा क्लोरीन जो है उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जो थर्ड क्लोरीन है वो उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये 3 जो है वो लूज कर रहा था। तो इसकी वजह से जो इसका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, कंप्लीट ए और Cl मिलके क्या बन जाएंगे, LCl3। Cl के ऊपर क्योंकि 3 हमने क्लोरीन डिवाइड किए हैं तो Cl3 बन जाएगा। अब इसकी देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। अब ये देखिए एल्यूमिनियम का हम लोगों ने पहले बनाना है स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम हमने लिखा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पीछे 3 रह गए, थर्ड शेल के पास आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि ये थर्ड शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके पास एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, दे देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन को तो 1 चाहिए था, तो इससे हम क्या करेंगे, क्लोरीन की 3 जो स्ट्रक्चर है हम 3 स्ट्रक्चर बना देंगे, मींस कि 3 इसको डिवाइड कर देंगे, एक ये क्लोरीन और ये सेकंड क्लोरीन और ये थर्ड क्लोरीन। चूंकि अब ये 3 दे रहा था, एक इस क्लोरीन को चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके जाया नहीं जाएंगे, बल्कि क्लोरीन जो है वो 3 में डिवाइड होके एक एक तीनों ले लेंगे, ठीक है। अब इसके कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास जो है वो कितने थे, 17 थे, ठीक है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पीछे 7 बच गए, तो 7 जो वो थर्ड शेल में आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर, 2 इधर आ गए, 6 हो गए, और एक इधर आ गया 7। अब चूंकि इसको यहाँ पे 8 बनाना है तो इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके पास 3 एक्स्ट्रा थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया, 2 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, पीछे 7 रह गए, 7 इधर आ गए। अब इसको यहाँ पे एक चाहिए, तो ये जो इस एल्यूमिनियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ये इसको यहाँ मिल जाएगा, और इसी तरह से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम का एक्स्ट्रा है वो इस क्लोरीन को यहाँ मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके तीनों भी जाया नहीं गए, बल्कि क्लोरीन के तीनों जो एटम्स हैं तीनों को एक एक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये जब इसको देगा तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो जाएगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एल्यूमिनियम, क्योंकि ये जो लास्ट शेल में तीनों इलेक्ट्रॉन से ये दे रहा है तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, जस्ट इसके पास 2 शेल रह जाएंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए इसने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इस तरह सेकंड जो क्लोरीन है इसने भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, यहाँ पे आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है देखें यहाँ पे आ गया, ये टोटल 8 कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन। इसमें थर्ड जो क्लोरीन है वो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये थर्ड क्लोरीन को यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसका जो लास्ट शेल था इसका भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, और इसका भी बैलेंस हो गया, तो ये कंप्लीट बैलेंस शेल हो गए, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वो स्टेबल हो गया। अब चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया इसके भी -1 का चार्ज आएगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर भी -1 का चार्ज आएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि एल्यूमिनियम और हमने क्लोरीन कितने लिए, 3 क्लोरीन लिए, तो 3Cl आ जाएगा, ठीक है। तो 3Cl आ गया तो ये कैसे बन जाएगा, AlCl3 मींस कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट है 5.4, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने बताना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं नीचे जो गिवन है क्या ये आयनिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इनको आपने रिकॉग्नाइज करना है, इनका निशानदेही करनी है, इनको बताना है कि वाकई ये एक आयनिक कंपाउंड है, हमें कैसे पता चलेगा।
इसका फर्स्ट है KCl, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है KCl के, पोटेशियम C जो L है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आपने बताना है कि ये आयनिक बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में। अब कैसे पता चलेगा? पहले हम आयनिक बॉन्ड को देख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो है वो केमिकल बॉन्डिंग्स की ये टाइप है आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसी तरह आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है ये क्या होता है कि इसमें जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो इस तरह से हो रही होती है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे रहा होता है, ठीक है, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, ठीक है। मीन्स कि जो है एक एक्सेप्टर होता है, दूसरा डोनेटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों एटम्स होते हैं एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। मीन्स कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो दोनों जो एटम्स है वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है कि एक एक्सेप्टर होता है, दूसरा डोनेटर होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो पैदा हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये आया जो पार्ट्स जो गिवन है कि क्या ये आयनिक बॉन्ड कर रही हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। तो कैसे होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। K इज अ मेटल एंड Cl इज अ नॉन मेटल। पहले हमें जो सेंटेंस उसी से समझ लगी कि जो K है वो मेटल एलिमेंट है और जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है। K जो है वो मेटल कैसे है, क्योंकि K जो है वो दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो Cl है वो ले रहा होगा। तो हमें सेंटेंस से ही पता चल गया कि एक जो है वो डोनेटर है और दूसरा जो एक्सेप्टर है, एक जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो K जो वो मेटल है और Cl जो है वो नॉन मेटल है। K atom has one electron in its outermost shell। आप क्या कह रहे हैं कि जो की एटम्स है इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि हमें पता है पोटेशियम जो उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 होता है, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 हो गए, सेकंड शेल में 8 हो गए, तो 10 हो गए, ठीक है, और थर्ड शेल में फिर 8 हो गए, पीछे 1 रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा इसके लास्ट शेल में। तो ये क्या कह रहे हैं, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके लास्ट शेल में, ये क्या करेगा, उसको वो एक्स्ट्रा इसके पास, तो वो क्या करेगा, उसको लूज कर देगा, ठीक है। तो लूज कर देगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, कि +1 चार्ज आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो Cl है क्लोरीन, इसके पास जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कैसे पता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 17 होता है। तो इसके जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड शेल में 8 हो गए, तो 8 और 2 10 हो गए, पीछे 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 7 जब उसके लास्ट शेल में चले जाएंगे जो कि इसका आउटरमोस्ट शेल होगा, तो वो जो 7 होंगे इसके पास वो आउटरमोस्ट शेल में चले गए। अब इसको जो 7 है उसको इसने कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cl-1। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और उसके ऊपर जो है वो Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा कि जो बोथ एटम्स है वो जो है वो एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और दोनों जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तो वो उसके करीब आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी। फॉर एवरी K प्लस आयन यू नीड 1 क्लोरीन आयन। इसमें कह रहे हैं कि हमेशा जो कि एक जो K आयन है उसके लिए आपको 1 क्लोरीन आयन की, मतलब जो हर पोटेशियम जो आयन होगा उसके लिए आपको एक क्लोरीन आयन की जरूरत होगी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड इज KCl। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, KCl बनेगा। देयरफॉर KCl इज एन आयनिक कंपाउंड। और अब इस बात से पता चल रहा है कि ये क्या है, आयनिक बाउंड, इसके ऊपर जो है ये आयनिक बाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड इसका जो है वो फार्मूला है, ठीक है। ये KCl जो है वो इसका फार्मूला है और हमें इस बात से अंदाजा हो रहा है कि क्योंकि ये एक्सेप्ट करे दूसरा डोनेट करे और ये क्या एक आयनिक बॉन्डिंग बन रही है इनके अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट AlCl3। अब यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम जो है इज अ मेटल और Cl जो है इज अ नॉन मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा होगा, ठीक है। एक डोनेटर और दूसरा एक्सेप्टर है। एन एल्यूमिनियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अभी हमने बताया कि एल्यूमिनियम जो है वो इसके पास जो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो वो इसके लास्ट शेल में, ठीक है। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, पीछे जो वो 3 रह गए, 3 इसके लास्ट शेल में चले जाएंगे। जो इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Al3+ आयन। 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे तो इस पे 3
प्लस का चार्ज आ गया। जबकि क्लोरीन क्या है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ठीक है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल जो इसके नंबर, सॉरी, जो टोटल इसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 17 होते हैं और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, चूंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, Cl-1 चार्ज आ गया। इन दिस वे बोथ एटम्स रिक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से क्या होगा, दोनों जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दोनों की हो जाएगी। और अब इसमें कह रहा है कि जो एवरी मतलब हर जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसके ऊपर क्योंकि 3 एल्यूमिनियम थे, 3 ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे और क्लोरीन के पास तो इसको एक चाहिए था, तो इसलिए हर जो एल्यूमिनियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ जो है वो जाके उसको एक क्लोरीन के साथ उसको दे देगा। ठीक है, और जो केमिकल फार्मूला बनेगा इन दोनों का वो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। इसलिए हम कहेंगे AlC3 जो है एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है कि मैग्नीशियम और F, ठीक है, Mg इज अ मेटल एंड F इज अ नॉन मेटल। अब मैग्नीशियम जो है वो दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो F है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो Mg एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसके जो आउटरमोस्ट शेल में जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चूंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 12 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 आगे, सेकंड में 8 आगे, पीछे 2 रहेगी, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, इस पे चार्ज 2 प्लस का आ जाएगा और जो F है वो उसके पास जो है वो उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे माइनस का चार्ज आ गया और इस तरीके से दोनों के बीच में जो है वो दोनों जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेंगे। और इसमें हर मैग्नीशियम जो है वो उसको जरूरत होगी उसको F आएंगी। ठीक है, उसको 2 हर मैग्नीशियम एटम जो है वो फ्लोरीन जो है F को दे देगा। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल फार्मूला बनेगा इनके रिजल्टिंग पे वो क्या बनेगा, MgF2। देयरफॉर MgF2 क्या है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें NaF जो है, Na जो है वो सोडियम क्या वो मेटल है और F जो है वो नॉन मेटल है। सोडियम के पास जो उसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका आउटरमोस्ट शेल में और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और F के पास जो वो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में और ये जो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ये गेन करेगा, इस पे माइनस चार्ज आ गया। इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे और फिर N जो है वो प्लस चार्ज उस पर आया है और इसके लिए जो है वो उसको जरूरत है F-1 को जो एक की। तो द केमिकल फॉर्मूला जो इसका रिजल्टिंग में क्या बनेगा, NaF, इसलिए ये कह रहे होंगे कि आयनिक कंपाउंड है। इस NaBr है। ठीक है, Na जो मेटल है, Br जो नॉन मेटल। अच्छा, एक ही चीज है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसको ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, और इनके रिजल्टिंग में क्या फार्मूला बनेगा। अच्छा, ये जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 दे देगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको जो है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे माइनस का चार्ज आ गया और इस तरीके से क्या होगा, ये एक्वायर कर लेंगे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। और हर जो सोडियम है आयन उसको जो है उसको जरूरत है एक ब्रोमीन जो ब्रोमाइन आयन है उसकी केमिकल फार्मूला जो उसका बन जाएगा NaBr और ये आयनिक कंपाउंड है। 5.5 असेसमेंट। अच्छा, अब ये समझने की है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपने इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाना है या आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है। NH3 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मींस कि N जो एटम और हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम है, इन्होंने मिल के जो है वो बॉन्डिंग करने, मींस कि इनका केमिकल फार्मूला बना है इन्होंने, तो ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स NH3, इसका जो आपने बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर आपने बताना है कि ये किस तरह से जो है वो आपस में जो है वो फॉर्मेशन करें, किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। आपने इनकी बॉन्डिंग बतानी है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको नाइट्रोजन के आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और ये 2 7 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने समझना है कि अब ये क्या कह रहा है, NH3 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। नाइट्रोजन के पास इसके वैलेंस शेल जो कि ये सेकंड शेल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 × 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि हमें 8 चाहिए तो क्या होगा कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है एंड नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको अपना जो है ऑक्टेट मींस कि 8 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जबकि जो हाइड्रोजन है इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका शेल है, वैलेंस शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास
और इसको जो है वो अपना जो डुप्लेट है कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट 8 होते हैं, डुप्लेट होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो इसका जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि s के ऊपर 2 है, मतलब 1s2 होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि इसको जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जो नाइट्रोजन है इसको जो है वो अपना जो है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, इसको जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और हाइड्रोजन को जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एंड विल फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम। अब इसको क्या होगा, चूंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। और हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ पे इसने बोला था हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, ठीक है, H3 रिप्रेजेंट करे कि हाइड्रोजन 3 एटम्स है, तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है हाइड्रोजन एटम, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है, ये थर्ड हाइड्रोजन एटम है। आपने 3 हाइड्रोजन एटम डिजाइन करनी है और सेंटर में आपने n लिखना है, ठीक है। n जो वाला जो एटम है वो आपने सेंटर में लेना है। अब चूंकि n के पास जो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको जरूरत है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, n के पास लास्ट शेल में ये देखिए 5 है, 3 into 5 है और उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और जबकि जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब क्या होगा कि हम पहले नाइट्रोजन का बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो क्रॉस है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये क्रॉस जो है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, ठीक है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो वो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 2 ये आ गए, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। चूंकि अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 हाइड्रोजन थे ना, तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इससे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो वो नाइट्रोजन का डाल दिया और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था और ये जो क्रॉस है ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसने इसको दे दिया, ठीक हो गया। अब इस तरह से इसने जो है नाइट्रोजन ने ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन था ये इस हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। तो ये इसके हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी जो है वो कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और इस हाइड्रोजन के भी कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ठीक है। ये इसका डुप्लीट जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, इन तीनों को 2 थी, और नाइट्रोजन को तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी ना, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने थे। तो इसने हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला दिया, देखिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है और ये भी मिला हुआ है, मींस की टोटल 2, 2, 4 और ये 2, 6 और 2, 8, टोटल नाइट्रोजन के पास भी 8 आ गए, मींस के दोनों को जो है वो कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का 8 बन गया और हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट हो गया, इसके पास 2 बन गए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और नाइट्रोजन के टोटल 8 बन गए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। हाइड्रोजन को एक एक जरूरत था तो इसने नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी तो इसने तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना जो ऑक्टेट था वो 8 कंप्लीट कर दिया। अब बेसिकली ये जो आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये नजर आ रहा है, ये दोनों का पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये हाइड्रोजन का भी पार्ट है ये वाला और ये नाइट्रोजन का भी पार्ट है, मींस कि ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मींस की शेयरिंग हो रही है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह ये पार्ट भी जो है ना, ये जो डॉट एंड क्रॉस का ये वाला पार्ट है मिड का, ये ओवरलैप हो रहा है, मींस कि ये नाइट्रोजन का भी पार्ट है, मींस कि नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन के भी है। इस तरह से इसकी भी जो है ये ओवरलैप हो रहा है, ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स और ये नाइट्रोजन के भी, ठीक है। तो मींस कि इसके पास भी टोटल 8 हो गए और इन दोनों के तीनों के पास भी टोटल 2-2 हो गए हैं, ठीक हो गया। तो ये इन्होंने कंप्लीट कर दिया बाय शेयरिंग, अपने जो स्टेबल कर दिया, अपने जो शेल था उनको स्टेबल कर दिया। अब अगर देखा जाए तो उनकी भी जो बॉन्डिंग कैसे हो रही है, एंड सेंटर में है H, 3 H थे, 3 इसने H बोले, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, और ये जो सिंगल लाइन है रिप्रेजेंट करिए कि सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, चूंकि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करें, इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने भी एक शेयर किया इसके साथ,
तो ये सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, इन तीनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इन लाइन जो क्या कह रही है कि नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन जो वो सेंट्रल एटम है, एंड विल फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम, और ये 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ। ये फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सेकंड सिंगल बॉन्ड, ये थर्ड सिंगल बॉन्ड है, और ये तीनों हाइड्रोजन एटम है। और हम इनको कनेक्ट किस तरह से करें, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और ये जो दो यहाँ पे रह गए, ये दो बेसिकली ये वाले हैं, ठीक है। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, ये ऑलरेडी जो इसके पास ये बॉन्ड नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बने हैं, और ये जो 2 पेयर थे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये 2 इनको शो कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं HCl। H जो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है। Cl का जो एटॉमिक नंबर है 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पीछे बहुत दफा देख चुके हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और इसको जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए। डुप्लीट कहते हैं जो बेसिकली जो फर्स्ट शेल होता है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो उसको हम डुप्लीट कहते हैं, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। क्लोरीन के पास जो वो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये देखिए 5 and 2, थर्ड शेल इसके लास्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 and 2 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ 1 इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर कर देंगे, मींस के हाइड्रोजन जो वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, क्लोरीन जो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्लोरीन जो वो सेंट्रल एटम होगा, और इसके साथ जो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इसलिए इनके पास इनका जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा Cl, ठीक है। Cl जो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए थोड़ा सा हमने इसका बड़ा सर्कल बनाया है, Cl हमने लिख दिया। अब Cl के पास जो है वो, अच्छा बड़ा सर्कल, ये पता है किसको क्यों मैंने से यहाँ पे बड़ा सर्कल बनाया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ज्यादा है, तो इससे इसका साइज भी क्या होगा, इसका बड़ा होगा, ठीक है। इसका एक फर्स्ट शेल भी होगा, और उसका सेकंड शेल भी और थर्ड शेल भी है, ठीक है। मींस इसमें 3 शेल है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा साइज में आपने Cl को बड़ा बनाना है, ठीक है। Cl आपने लिखा बीच में। अब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 और 2 7, आपने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, 2 इधर बना दे, 2 इधर बना दे, 2 इधर बना दे, 6 हो गए, पीछे एक लेके एक आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, आपने हाइड्रोजन बनाया, और चूंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसके साथ शेयर कर रहा था, तो आपने जो शेयरिंग पार्ट है वो ये वाला पार्ट शेयरिंग है, ठीक है। मींस की ओवरलैपिंग है, जो दूसरे दोनों का सेम पार्ट है, शेयरिंग पार्ट। इसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था हाइड्रोजन को भी, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने क्या किया, इसने जो है वो क्लोरीन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये भी, इसको भी कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इसकी भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। देखिए 2 2 2 एंड 2 8 कंप्लीट हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसलिए सिंगल बॉन्डिंग होगी, इसलिए हम लोग उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 2 2 2 है ये इसके साइडों पे यहाँ पे आ जाएगी, इनकी बॉन्डिंग नहीं बन रही, तो इसलिए 2 2 हमने यहाँ पे लिख दिए इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है CH3OH। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 6 का जो कार्बन है उसका 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p4 होगी, 8 हो गए। इसका एटॉमिक नंबर जो है नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन C भी हमने लिख दिया, O भी लिख दिया, H आ गया, ठीक है। H का एटॉमिक नंबर क्या 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या 1s1 है। अब यहाँ पे आपने देखना स्टूडेंट कि इस कार्बन का तो सिर्फ 1 एटम है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ये 3 एटम्स और ये 4, टोटल 4 एटम्स है, ठीक है। हम इसके हाइड्रोजन जो वो टोटल 4 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी 1 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस को इसको इलेक्ट्रॉन्स 8 बनाने के लिए इसको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत है। और हाइड्रोजन के पास क्या, हाइड्रोजन के पास जो सिर्फ एक शेल है, इसकी वैलेंस शेल जो उसके पास 1 है, और उसको जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके पास 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास जो वो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये देखिए 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में, तो इसको अपना वैलेंस शेल जो वो 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इन तीनों की जो है वो आपस में शेयरिंग कैसे होगी, कि जो इथेनॉल है ये CH3OH जो बेसिकली ये पूरा जो मिलके एथेनॉल बन रहा है, ठीक है।
केमिकल कंपाउंड जो है वो एथेनॉल का बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, चूंकि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, कार्बन के पास जो है वो लास्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। इसके साथ क्या हो जाएगा कि कार्बन क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और 3 विद हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप। 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड जो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, क्योंकि ये H3 यहाँ पे H के हाइड्रोजन के 3 एटम्स बनेंगे, तो 3 जो ये हाइड्रोजन के साथ बना देगा, और एक जो है ये वो OH के साथ बनाएगा, AOH के साथ, ये फोर्थ वाला बॉन्ड OH के साथ बनाएगा, ठीक है। मीन्स कि बेसिकली इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 4 को कैसे शेयर करेगा, 3 जो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो OH के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, और OH ये आ गया। अब इसको जो हम लिखेंगे कैसे, C सेंट्रल में आएगा, ये C आ गया, ठीक है, C वाला एटम आ गया, साइडों पे ये 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। अब यहाँ पे C के साथ ऑक्सीजन का बनेगा, ठीक है, ये C और ऑक्सीजन जो मैंने इनका साइज बड़ा इसलिए बनाया सर्कल का, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बड़ी है, ठीक है, मीन के इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा शेल है, ये 2 शेल है, इसके अंदर भी 2 शेल है, इसलिए इनका साइज थोड़ा बड़ा बनाना है, और हाइड्रोजन का आपने थोड़ा छोटा बनाना है। अच्छा, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन शेयर करेगा, मतलब इन दोनों की शेयरिंग होगी, फिर साथ इसका जो O के साथ ये वाला H है, ये H इधर आ गया, ठीक हो गया, मीन्स के CH3, ये CH3 बन गया, ये पूरा C और H के 3 इधर आ गए, और ये OH ये वाला बन गया, O और ये H आ गया, ठीक है। अब इनके जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनाने, कार्बन के पास चूंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें क्रॉस के साथ, ठीक है, तो ये जो क्रॉस है, ये एक क्रॉस, ये 2, मतलब 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन के हो गए, और हाइड्रोजन के पास कितने, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कि इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 4 हो गए, पीछे 2 रह गए, तो ये 2 जो है किसके साथ, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अब इस शेयरिंग से क्या हो गया कि सबका जो है वो स्टेबल हो गया है, जो शेल है, जो वैलेंस शेल है वो स्टेबल हो गया। कार्बन के भी देखिए टोटल 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए थे, इसके भी ये 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन को भी टोटल 8 चाहिए थे, तो ये 2 और ये 2 4 हो गए, 5 6 और 7 8, ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए 8, और हाइड्रोजन के भी देखिए 1 and 2 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है, मींस कि इन्होंने आपस में मिलकर शेयरिंग की अपने इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन ने जो तीनों हाइड्रोजन को एक एक दे दिया, और जो चौथा था वो उसने ऑक्सीजन को दे दिया। इस तरह ऑक्सीजन ने जो क्या किया कि 2 इसने इधर बना दी पेयर, और एक इसने जो है वो कार्बन को दे दिया, और एक इसने हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है, तो इसने भी जो अपने जो इसके पास 6 थे इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर शेयर कर दिए, 2 एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 2 का इसने पेयर बना दिए, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि बॉन्डिंग किस तरह से हुई है, तो हम लिखेंगे बीच में सेंटर में C, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इसने हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ भी इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की दोनों ने आपस में, तो इनके पास भी सिंगल बॉन्ड बन गया। और ये जो 2 डॉट्स हैं, ये पेयर और ये पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ने, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई, ये हमने यहाँ पे इस तरह से पेयर बना दिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, असेसमेंट 5.6 है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपने जो है वो क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपने इन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। CH2 एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व सल्फर फास्फोरस एक्सेट्रा। अच्छा, Cl जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो डिसॉल्व कर लेता है सल्फर को और फास्फोरस को, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें ये अब देखें तो इसका C पहले हम देख लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2 होगी, ठीक है, और S जो है वो सल्फर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी कि 16 है इसका एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन के पास जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, ये देखिए इसका वैलेंस शेल जो ये वाला लास्ट शेल
सेकंड शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जबकि जो सल्फर है इसके पास क्या है, वैलेंस शेल में, ये इसका थर्ड शेल जो वैलेंस शेल है, इसमें इसके पास 4 × 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना जो है वो कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्या करेगा ये कार्बन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाएगा। इसमें किस तरह से कि कार्बन सेंट्रल एटम रहेगा और ये जो है वो शेयर कर लेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, चूंकि ये अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इस पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था तो सिंगल बॉन्ड, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सल्फर के साथ तो इसके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा कि हम सेंटर में लिखेंगे कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के पास क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, ठीक है। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 × 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और अब हमने सल्फर के 2 आइटम बनाने, क्यों 2 आइटम बनाने हैं, क्योंकि S2 था, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, जो मॉलिक्यूल गिवन है वो क्या है, CS2, S जो है वो 2 है, मींस के 2 सल्फर है, एक सल्फर इधर आ जाएगा, एक सल्फर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फर के जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, 2 इधर आगे 2 इधर आगे 2 इधर आगे, 6 हो गए टोटल। इस सल्फर के पास भी 6 आ जाएंगे, 2 इधर आगे 2 इधर और 2 इधर आगे, 6 हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग बनेगी, अब बॉन्डिंग कैसे बनेगी कि ये जो है इसको जो है अपना 8 कंप्लीट करना है, इसके पास 6 थे, इसको 2 चाहिए, और इसके पास जो है वो 4 है और इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इसके साथ शेयर कर लेगा और ये वाले 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। मींस ये 2 और ये 2 मिल जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये शेयरिंग पार्ट है जो दोनों का कॉमन है, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन के डॉट वाले जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्रॉस वाले सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस के सल्फर ने 2 इसके साथ शेयर किए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए। तो क्या हो गया, अब ये देखिए सल्फर के 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर के पूरे हो गए। अब चूंकि कार्बन ने, चूंकि ये वाला सल्फर भी है और अभी कार्बन को जो है वो कंप्लीट नहीं हो, उसके भी 2 मजीद चाहिए, तो इसलिए क्या करेगी, ये सल्फर के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन को साथ शेयर कर लेगा और ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये सल्फर के साथ शेयर कर लेगा। तो ये जो दोनों का शेयरिंग पार्ट है कि ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये वाले जो है डॉट्स वाले जो है ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बन के भी पूरे 8 हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन के भी टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इस सल्फर के भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे हो गए। मीन्स के दोनों जो है इनके जो स्टेबल हो गए, इनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए शेल के अंदर। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्डिंग बनेगी। डबल क्यों बनेगी, क्योंकि कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर कर रहा है इस सल्फर के साथ भी और इस सल्फर के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसी तरह सल्फर भी जो कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और यहाँ पे भी 2 कर रहा है, तो 2 2 की शेयरिंग हो रही है, तो जो बॉन्डिंग बनेगी वो 2 की बनेगी, इसलिए मैंने डबल लाइन बनाई है, ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करिए कि डबल बॉन्ड बन रहा है। और ये जो 2 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ये जो इनकी बॉन्डिंग नहीं बनी, ये जो 2 2 है ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट, एंड टू अ कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर का जो एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन गैस जो है वो, अब इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 × 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अब ये क्या करेगा कि चूंकि अब यहाँ पे ये N2 मीन्स के 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई और नहीं है, जस्ट ये 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो ये दोनों नाइट्रोजन आपस में शेयरिंग करेंगे, ठीक है, और इक्वल शेयरिंग होगी इन दोनों की, ठीक है। चूंकि दोनों नाइट्रोजन और दोनों के सेम एटॉमिक नंबर को सेम इसका वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसके पास जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जाहिर सी बात है दोनों को मीन्स के 2 नाइट्रोजन बनेंगे, उन दोनों को 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत होगी। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम नाइट्रोजन जब हम 2 नाइट्रोजन बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है, और दोनों जो है आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो वो शेयर करेंगे और चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब हम लिखेंगे नाइट्रोजन का एटम, इसमें कितने वैलेंस शेल में 5 हैं, तो 2 इधर आ गए और 3 इधर आ गए। इसी तरह सेकंड नाइट्रोजन बनाइए, चूंकि 2 नाइट्रोजन थे, सेकंड नाइट्रोजन बनाया, इसके 2 इधर आ गए 3 इधर आ गए। अब चूंकि इसको जो है मजीद कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसको भी 3 की जरूरत है। ये 3 इसके साथ शेयर कर लेगा और ये वाले 3 इसके साथ शेयर कर लेगा, तो ये दोनों का शेयरिंग पार्ट आ गया कि इस नाइट्रोजन ने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जो कि डॉट को शो कर, डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और इसने जो अपने क्रॉस वाले जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किए, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। तो देखिए अब इस नाइट्रोजन के पूरे 8 हो गए, ये 6 और ये 2 8 हो गए, इस नाइट्रोजन के भी ये 6 और ये 2 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए।
और चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो इससे इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। और ये दो जो डॉट्स हैं वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनके पेयर, इनकी बॉन्डिंग नहीं बनी। नेक्स्ट है C2H4, इथेन है, ठीक है, ये जो है नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। अब इसमें जो है C कार्बन एटम, C और हाइड्रोजन दो एटम्स यूज किए गए हैं। C जो है इसके एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 1s2 2s2 2p2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1 है। अच्छा, ईच कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और उसको मजीद 4 की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मींस कि इसको 2 बनाने तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या होगा, चूंकि उसको जो है वो यहाँ पे अब कैसे हमने बनाना है, अब यहाँ पे आपने देखना है कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 4 है। अब आपने इथिलाइन ये है, इसके लिए आपने क्या करना है कि हर कार्बन एटम जो है वो शेयर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ, और जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा और साथ ही जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ भी, ठीक है। अब हम इसकी कैसे बनाएंगे, अगर देखा जाए तो C2 है, हमने C2 बना दी, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, हमने 2 हाइड्रोजन के इधर बना दिए और 2 हाइड्रोजन के हमने इधर बना दिए, ठीक हो गया। अब चूंकि जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के पास हम चूंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बनाएंगे, हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 4 बन गए। इसी तरह से सेकंड जो कार्बन है, क्योंकि C2 थे तो सेकंड कार्बन के पास वैलेंस शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इसके पास भी 4 हैं, इसके पास भी जाहिर सी बात है 4 होंगे और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 और ये 2 4 हो गए। और हाइड्रोजन के पास चूंकि वो 4 एटम्स थे, हमने 2 इधर बना दिए, 2 इधर। और हाइड्रोजन की पता है हमें कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके टोटल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें एक ही वैलेंस शेल में होगा। तो ये इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन हमने इधर बना दिया, इस हाइड्रोजन का भी हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया और इसका भी हमने 1। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करें, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे बॉन्डिंग होंगी इनके बीच में, अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन को चूंकि 1 चाहिए और इस कार्बन को जो है वो यहाँ से जो है इसको अपने टोटल इसको 4 चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन से एक यहाँ इस हाइड्रोजन से एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन से एक ले लेगा, तो 4 बन गए। फिर यहाँ से ये जो है 2 इस कार्बन से ले लेगा, तो ये 4 और ये 4 टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो कैसे होगा कि जो हाइड्रोजन है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो देखें, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये दोनों का शेयरिंग पार्ट है। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसी कार्बन ने जो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, तो ये दोनों के पास ये शेयरिंग होगी। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला और ये जो डॉट वाला ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 पूरे हो गए, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गए। अब आ गई कार्बन की बारी। अब ये कार्बन को जो है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेगा, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये डॉट क्रॉस वाले इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और ये डॉट वाले इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसने 2 इसके साथ शेयर किया, इसने 2 इसके साथ शेयर किया, दोनों का शेयरिंग पार्ट हो गया। अब देखिए इस कार्बन के 8 पूरे हो गए, ये 1 2 इसने जो हाइड्रोजन से एक लिया था, ये 2 और 2 4 हो गए और ये 2 और 2 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब इस कार्बन की बारी आ गई। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये देखें, दोनों ने शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ। इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर कर लिया और कार्बन ने इसके साथ, तो ये दोनों की शेयरिंग होगी। अब हाइड्रोजन की भी 2 पूरी होगी, इस हाइड्रोजन की भी 2 पूरी होगी, ठीक है। और कार्बन के देखे जाए तो ये देखें, इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, 2 इधर 4 हो गए, 4 इधर 8। तो मीन्स कि हर जो एटम था उसने अपनी जो कन्फिगरेशन थी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, वैलेंस शेल था, उसको स्टेबल कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी कि कार्बन और कार्बन जो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसके साथ भी एक, तो सिंगल बॉन्ड होगा। और ये कार्बन भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका असेसमेंट 5.7, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का आपने डिफरेंस बताना है। तो पहले देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, एटम्स इन्वॉल्व। अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। मींस के जो है वो डिफरेंट एटम्स की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर देखा जाए तो एग्जांपल में HCl H2 है, H जो वो हाइड्रोजन है, Cl जो वो क्लोरीन है, इससे H जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और O जो ऑक्सीजन है, ये 2 डिफरेंट एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इनके बीच में HCl के अंदर बीच में जब बॉन्डिंग होती है हम कहेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है।
इसमें H2 के बीच में जब बॉन्डिंग होगी H2O के बीच में, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पॉलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमेशा क्या होते हैं, इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर देखा जाए तो H2 या O2, अगर H2 और O2 की अगर आपस में बॉन्डिंग हो रही है, मीन्स कि HH की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर एलिमेंट एटम्स हैं, तो ये हम इसको कहेंगे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और इस तरह से O है, दोनों जो सेम सिमिलर एटम्स हैं, इनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो हम कहते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर है वो इक्वली अनइक्वली शेयर होते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो है वो इक्वल शेयर नहीं होते, एक जो है वो ज्यादा मतलब शेयर कर रहा होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक के ऊपर जो है वो मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, और दूसरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। मीन्स की जो शेयरिंग है वो अनइक्वली होती है, ठीक है। मीन्स कि जो है वो आपस में इक्वल शेयरिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है, वो इक्वल शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि एच एच है, इसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो शेयरिंग भी हो रही होगी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो इक्वल शेयरिंग हो रही होगी। चूंकि अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पार्शियल चार्जेस होते हैं, इसमें एक होता है एटम पार्शियली नेगेटिव होता है, दूसरा एटम जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये इसमें जो है वो शेयरिंग इक्वल हो रही होती है, तो इसमें चार्ज भी कोई नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो सोल्युबिलिटी के वाटर के साथ जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वाटर में जो है वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, मींस के वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्योंकि ये वाटर में ये मतलब सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इनके जो हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो होगा, ठीक है। एग्जांपल में देखा जाए तो H2O NH3 HCl जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और HO2 N2CH4 ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। आपने बताना है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसका क्या डिफरेंस है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं पहले। वन एटम डिनोट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि जो एक एटम्स है वो डिनोट कर रहा होता है, डोनेट्स कर रहा होता है अपने बोथ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द बॉन्ड, मींस बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है, ठीक हो गया। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन टू दी बॉन्ड। इसमें जो है दोनों, अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें दोनों जो एटम्स है वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर रहे होंगे अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जबकि ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो इसमें कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। इसको हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एरो जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया जा रहा है, जो साथ वाला जो एटम है उसको दिया जा रहा है, ठीक है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डोनेशन हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन्स की, ये डायरेक्शन बताते हैं उस इलेक्ट्रॉन की कि वो जो है वो डोनेट हो रहा है, मीन्स की शेयर हो रहा है अपने साथ वाले एटम्स को दे रहा है, ठीक है। जबकि इसमें जो रिप्रेजेंट होती है बॉन्डिंग वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, वो इस तरह से, ठीक है। मीन्स की सिंगल बॉन्डिंग है तो वो एक लाइन से रिप्रेजेंट होगी, डबल बॉन्डिंग है तो दो लाइन से रिप्रेजेंट होगी। मीन्स इसका मतलब होता है कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स के दोनों के साथ जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और जबकि ये जो है वो सिर्फ दे रहा होता है, ठीक है, और ये जो है वो शेयर कर रहा होता है, मीन्स के एक दे रहा होता है दूसरा ले रहा होता है, दोनों के आपस में शेयरिंग हो रही होती है। फॉर्मेशन देखी जाए तो इसमें क्या है, टाइपिकली फॉर्म बिटवीन अ लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड अ लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसमें जो है वो इसकी जो है वो जो फॉर्मेशन है वो है, इसमें एक डोनर होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, एक दे रहा होगा। जबकि इसमें क्या टाइपिकली फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स, ये जो है वो सिमिलर एटम्स के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग हो रही होती है इसकी, जिसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो अमोनियम आयन है, सॉरी अमोनियम आयन जो है वो NH4, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है वो डोनेट्स कर रहा है अ लोन पेयर टू अ प्रोटॉन, एंड जो N है वो डोनेट कर रहा है वो H को, ठीक है। और इसके अगर देखा जाए तो इसकी जो एग्जांपल में H2, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स है। इसमें क्या हो रहा है कि हर जो हाइड्रोजन एटम है, मीन से दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों जो आपस में वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट
स्टूडेंट आप लोगों ने अपना मुझे बताना भी है कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स ज़्यादा सूटेबल लगा है या तो फिर आपको जो है मैं नोट्स ही शेयर करूं। लेक्चर का ये होता है कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से, और इसकी वीडियो बहुत लेंथी बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर नोट्स के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको हर पॉइंट अच्छे से समझाऊँ। और फिर भी आप लोगों से मेरा जो है वो मैंने आपसे कहा था मुझे सजेशन आप लोगों ने देनी है कमेंट्स में कि मैं जो इसी तरह से लेक्चर आपको दूं या तो फिर जैसे जो पिछला मेरा मेथड था नोट्स वाला या नोट्स ही प्रोवाइड करूं। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों की जिस चीज़ के ज़्यादा वोट आएंगे, जो बच्चे कहेंगे कि ज़्यादा नोट्स की डिमांड आएगी तो इंशाल्लाह मैं नोट्स ही शेयर करूंगी, और जिन बच्चों की अगर ज़्यादा लेक्चर्स की डिमांड आई तो फिर मैं लेक्चर्स को इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।